हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम पढ़ रहे हैं और उसका रिवीजन रहेगा। ये लास्ट मिनट रिवीजन के रूप में हम इसको पढ़ेंगे। तो ज़्यादातर जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो एक तरह से एग्ज़ाम ओरिएंटेशन से ही पढ़ रहे हैं, तो नॉट फॉर द इंफॉर्मेशन ओनली। ओके। लेकिन बिना इंफॉर्मेशन के तो आप एग्जाम में उसको कैसे करेंगे, इसलिए कुछ कवरेज हम करेंगे और हम ये भी कोशिश करेंगे कि एक ही साथ में ये 7वीं जो यूनिट है इसमें हम एक ही सिटिंग में इसको कंप्लीट कर लें। और इसमें हमने कुछ चैप्टर्स बनाए हैं, जिसमें पहला चैप्टर रहेगा कॉन्सेप्ट एंड आइडिया विच आर रिलेटेड टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। समझने से पहले आपको बेसिक चीज़ें जानकारी होना ज़रूरी है, जैसे ओरिएंटलिज्म प्राच्यवाद, कॉलोनियलिज्म उपनिवेशवाद को जानना ज़रूरी है, सहायक संधियाँ यानी सब्सिडियरी अलाइंसेस क्या होती हैं, कम्युनलिज्म है ना, इसके बारे में जान लेने से एक टर्मिनोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है वो इसका कवर होगा और आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। खिलाफत क्या है, ये विद्रोह है, आंदोलन है, नेशनलिज्म को समझेंगे, पैरामाउंटेसी को समझेंगे, डायरकी को समझेंगे, फॉरवर्ड पॉलिसी को भी पढ़ेंगे और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये यानी कि जो है व्यक्तिगत का सिद्धांत। तो ये चैप्टर 1 में हम ये इतनी सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो एक तरह से आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री समझने में हेल्प करेगा। फंडामेंटली आपको that will also help you to understand modern Indian history. So now we are moving on the जो सेकंड जो चैप्टर रहेगा वो सोर्स एंड हिस्टोरियोग्राफी पे है। और ये जो सिलेबस लिया है ये मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए जो सेकंड पेपर है हिस्ट्री का, उसी से ही लिया गया है। तो आर्काइवल मटेरियल पढ़ेंगे, बायोग्राफीज एंड मेमोर्स को पढ़ने वाले हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, ओरल एविडेंसेस को पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में, क्रिएटिव लिटरेचर एंड पेंटिंग्स को पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियोग्राफी के आधुनिक भारत का जो इतिहास लेखन है उसमें 5 नाम सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं। पहला है इम्पीरियलिस्ट, नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट, सबाल्टन और ओरिएंटलिस्ट। इन सबको हम हिस्टोरियोग्राफिकल अप्रोच से भी समझने का प्रयास करेंगे। फिर चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो ये 17 एंड 18 सेंचुरी में किस तरह से ब्रिटिश का पावर बढ़ता है भारत में। तो उसमें सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से यूरोपीय कंपनियां भारत में आती है। तो टेक्निकली देखेंगे तो यहाँ से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू होती है, लेकिन ये बेसिक चीजें अगर आप समझेंगे नहीं चैप्टर 1 और 2, तो ये तीसरा भी उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा। तो फिर हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पोर्चुगीज आए, फिर डच आए, फिर फ्रेंच आए। इस तरह से ये क्रम जो है वो ब्रिटिशर्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी डेट्स से रिलेटेड जो इंसिडेंट्स हैं उनको भी पढ़ेंगे। उसी में फिर हम ब्रिटिश को स्पेशली पढ़ेंगे, ब्रिटिश एक्सपांशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्टैब्लिशमेंट एंड एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रिलेशंस विद इंडियन पावर्स, खासतौर से बंगाल के साथ में, अवध के साथ में, हैदराबाद, मैसूर, मराठा एंड सिख्स ऑल्सो। फिर चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी एंड द क्राउन। उसी संदर्भ में हम पढ़ने वाले हैं अलग अलग चैप्टर्स के पार्ट के रूप में, चैप्टर्स पार्ट्स के रूप में, इवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है 1773 से, यानी रेगुलेटिंग एक्ट से लगा करके 1853 के एक्ट तक का। फिर पैरामाउंटेसी यानी सर्वोच्चता जो है, ब्रिटिश सर्वोच्चता, उसको हम पढ़ेंगे, जिसमें हम बटलर कमीशन भी पढ़ने वाले हैं, बटलर जो कमेटी है वो भी पढ़ेंगे। और सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, कॉर्नवालिस कोड और ये सब भी पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे जुडिशरी, पुलिस, आर्मी अंडर द कंपनी एंड द क्राउन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, ड्रिपन के काम के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज 1909 से लेकर के 35 के बीच में किस तरह से होता है, ये भी हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं। फिर चैप्टर नंबर 5 में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे, लैंड सेटलमेंट सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, रूरल
जो एस्पेक्ट है जिसमें इन डेप्थनेस मतलब किस तरह से ग्रामीण भारतीय समाज जो है वो कर्जे में जा रहा था। डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, किस तरह से जो कपास उद्योग है, जो कुटीर उद्योग है, वो किस तरह से ख़त्म हुआ वो पढ़ने वाले हैं। ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट्स को पढ़ेंगे। चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आर्टिजन्स, शिल्पकारों के सामाजिक और आर्थिक बदलाव को पढ़ने वाले हैं। मेजर मॉडर्न इंडस्ट्रीज को पढ़ेंगे। आधुनिक जो है प्रमुख उद्योग, फैक्ट्री लॉज पढ़ने वाले हैं। लेबर एंड ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स को पढ़ने वाले हैं और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस को पढ़ेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे। फेमीन एंड एपिडेमिक्स यानी अकाल और जो महामारी है वो पढ़ने पढ़ने वाले हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी, इंडिया इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमिक हिस्टोरियन, भारत के आर्थिक जो इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री पे लिखा है उनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे रेन ऑफ ट्वेल्थ और दादाभाई नौरोजी के बारे में और आरसी सर के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। फिर चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी एंड सोशल रिफॉर्म, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी एंड उसमें भी हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन का क्या रहा है भारत के ऊपर। फिर रिफॉर्म्स एंड दियर कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं राजा राम मोहन राय की, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, स्वामी विवेकानंद जी की, और अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी में देखें तो सर सैयद अहमद की कंट्रीब्यूशन को देखेंगे। एनी बेसेंट को कंट्रीब्यूशन को देखेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी को पढ़ने वाले हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को पढ़ेंगे हम, और ज्योतिराव यानी ज्योतिबा फुले को पढ़ेंगे, और ढोंडो केशव कर्वे साहब को पढ़ेंगे, और सावित्रीबाई फुले को हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम सामाजिक सुधार पढ़ने वाले हैं, जिसमें सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ेंगे, स्टेटस ऑफ वुमेन और वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस, ब्रिटिश लॉज रिलेटेड टू वुमेन, ये हम पढ़ने वाले हैं कि जो ब्रिटिश कानून जो महिलाओं से संबंधित वो भी पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7, I think last chapter of this unit, development of Indian press, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टेटस ऑफ इंडियन प्रेस बिफोर 1857, लाइसेंसिंग एक्ट 1857, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हम पढ़ेंगे, और उसके पश्चात में हम पढ़ेंगे वेरियस एक्ट प्रेस एक्ट्स ऑल्सो एंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स नेम्स एंड their authors. So from now we should start chapter number 1, आधुनिक भारत, यूनिट 7 का चैप्टर नंबर 1। ओके, तो ये है आधुनिक भारतीय इतिहास की प्रमुख संकल्पनाएं और विचार, कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ओरिएंटलिज्म अर्थात प्राच्यवाद। इस बात से आप क्या समझते हैं? प्राच्यवाद का मतलब क्या है कि पश्चिमी विद्वान, विशेष रूप से सेंट्रल जो ईस्ट और या जो ईस्टर्न पार्ट के जो समाज थे, मतलब वहाँ की भाषा और संस्कृतियों का एकेडमिकली स्टडी करना, इसका सिंपल मीनिंग जो है वो ये था। और ये काम वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम जोन्स, जिन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। विलियम जोन्स का कंट्रीब्यूशन इसमें ओरिएंटलिज्म में सबसे ज़्यादा कहा जा सकता है। बाद में विलियम जेम्स प्रिंसेप भी है आगे चल करके, और एच टी कॉलब्रुक, इस तरह के जो लोग थे, इन्होंने एक जो अप्रोच अपनाई, दृष्टिकोण अपनाया, और उसमें जो है उन्होंने, उनका ये मानना था कि भारत के ऊपर शासन करने के लिए पूरी तरह से पश्चिमी व्यवस्था थोपने के बजाय उनकी अपनी व्यवस्था को ही हमें अपनाना चाहिए, है ना? यानी कि ये भारत के ही लोगों में, जहाँ पे पहले से ही प्रचलित व्यवस्थाएं थी, जैसे जो क्लासिकल मेथड्स हुआ करते हैं, जैसे कानून है या उसकी जो किताबें हैं या उनका भाषाएं हैं, जैसे संस्कृत, हिंदू धर्म में संस्कृत प्रचलित थी, हिंदू सनातन समाज में, और उसी तरह से मुस्लिम समाज में जो है वो फारसी भाषा प्रचलित थी, और उस समय में एडमिनिस्ट्रेटिव जो लैंग्वेज हुआ करती थी मुगल पीरियड में, वो पर्शियन लैंग्वेज ही थी।
तो पर्शियन और संस्कृत जनरली लोगों में एजुकेशन से रिलेटेड भाषाएँ हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको यही भाषा का उपयोग करना चाहिए। और फिर इसमें हिस्टोरिक चेंज कब आया था? इसी को हम जोड़ करके देखते हैं इंग्लिसिज़्म के साथ में, जिसका मतलब होता है कि अंग्रेज़ीवाद, है ना? या पाश्चात्यकरण। ये इसके ठीक विपरीत हुआ करता था। 1830 के दशक में थॉमस बेबिंगटन मैकाले और चार्ल्स ग्रांट ने ये कहा था कि पाश्चात्यकरण समर्थकों का उद्देश्य जो है, वो प्रारंभिक भारतीय शिक्षा और कानूनी ढांचे को पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा और उपयोगितावादी शासन से प्रतिस्थापित करना था। उपयोगितावादी जेरेमी बेंथम का जो है वो यूटिलिटेरियन अप्रोच जिसको कहते हैं हम, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, इसका मतलब यह है। तो इस तरह के जो अप्रोचेस हैं, फिलॉसफीज हैं, वो भारत में अपनाने के लिए इन्होंने जो है जो इंग्लिसिज्म्स को जो फॉलो करते थे, उन्होंने इसको कहा था। लेकिन ओरिएंटलिज्म का सामान्य मीनिंग यह है कि उनकी जो अपनी जो कल्चर है, क्योंकि मानते तो ये भी थे कि भाई भारत में ब्रिटिश का शासन होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भाई इसका जो मेथड है वो क्या होगा, तो इसको लेकर के जो एस्पेक्ट दिया गया था वो प्राच्यवाद है, ठीक है, जिसमें भारत ही एकमात्र नहीं था, उसके अलावा भी जो है जो खासतौर से सेंट्रल एशिया और सेंट्रल ईस्ट की जगहों के बारे में बात हो रही थी। अब हम बात करते हैं उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म क्या है। सो इसका मतलब है कि किसी विदेशी शक्ति, इस मामले में स्पेशली अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, तो ब्रिटेन के द्वारा तो किसी क्षेत्र पर किसी क्षेत्र के लोगों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित करके उसका शोषण करना। सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित करके उसका शोषण करना, ये क्या है? ये उपनिवेशवाद है, ये कॉलोनियलिज्म है। तो भारत में उपनिवेशवाद के प्रमुख रूप से 3 चरण आरपी दत्ता सर ने बताए हैं। तो अकॉर्डिंग टू आरपी दत्ता, व्हाट वाज दैट स्टेजेस ऑफ colonialism in India? First was mercantilist fees. इसका मतलब है वाणिज्यिक चरण। ये 1757 से 1813 के बीच में था। इसका मतलब है कि व्यापार एकाधिकार यानी ट्रेड मोनोपोली, बंगाल के राजस्व की सीधी लूट और भारतीय धन से ही भारतीय सामान खरीद करके यूरोप को पुनः निर्यात करना। लेकिन ये ज्यादातर इनकी जो दिमाग था वो केवल कमर्शियल और मर्केंटाइल के रूप में ही काम कर रहा था। ओके, ये चरण 1 है। दूसरा चरण आता है वो 1813 से 58 के बीच में है। इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल या फ्री ट्रेड फेज, जिसको कहते हैं औद्योगिक या मुक्त मुक्त व्यापार चरण। भारत को ब्रिटेन की मशीन निर्मित सस्ती वस्तुओं का उपभोक्ता बाजार और कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बना देना, जिसके कारण से पारंपरिक उद्योगों का पतन हो गया और यहाँ के लोग बहुत गरीब हो गए, और वो लोग आज भी गरीब हैं। इतने ये कितनी अलग बात है। तीसरा चरण जो है आरपी दत्त ने बताया है कॉलोनियलिज्म का, वो बताया है फाइनेंशियल एंड इंपेरियलिस्ट फेज। वो है 1858 के बाद में, जिसको हम क्राउन का शासन कहते हैं, यानी वित्तीय या साम्राज्यवादी चरण। यानी भारतीय रेलवे, चाय बागानों, कोयला खदानों और बैंकिंग क्षेत्रों में ब्रिटिश पूंजी का भारी निवेश, जिससे सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन संरचनात्मक नियंत्रण और ज्यादा मजबूत हुआ। उसके बाद पढ़ेंगे हम सब्सिडियरी अलायंसेस के बारे में। इसका मतलब है सहायक संधि। ये क्या है? लॉर्ड वेलेजली ने, गवर्नर जनरल जो वेलेजली भारत में रहा, वो 1798 से 1805 के बीच में रहा। तो उसने एक पॉलिसी को तैयार किया था। ये एक इस तरह की पॉलिसी हुआ करती थी जो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों इसमें एस्पेक्ट शामिल हुआ करते थे। इसका मतलब है कि बिना किसी डायरेक्ट युद्ध के ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन भारतीय रियासतों को लेकर के आना, तो इसको कहते हैं सहायक संधि। यानी अगर कोई एक जगह पे मान लो कि किसी राजा का रियासत है,
तो उसको वो बोलेंगे कि भई हम आपको इतना महीना पर महीने का जो है वो पैसा दे देंगे, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत है, आपको सेना भी रखने की ज़रूरत नहीं है और सेना भी हम अपनी रखेंगे और उसके बाद में वो फिर पुलिस की वैकेंसी निकालेंगे और फिर वो उन्हीं को ही वहाँ पे सेना में भी उन्हीं को ले लेंगे और फिर जितना भी वहाँ पे टैक्सेशन या कलेक्शन हो रहा है उसमें वो अपना इंटरफेरेंस करेंगे क्योंकि उनके अलावा फिर और कोई व्यक्ति उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकता है। तो इस तरह का ये जो कॉन्सेप्ट वेलेज़ली ने तैयार किया था, इसकी मुख्य शर्तें क्या होती थी कि भारतीय शासक को अपने राज्य में एक स्थायी ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी रखनी होती थी और इसके रख-रखाव के लिए वार्षिक यानी सब्सिडी धनराशि चुकानी पड़ती थी और अपने राज्य का भूभाग अंग्रेजों को सौंपना पड़ता था। पहली शर्त ये है। दूसरी, ब्रिटिश रियासतें ब्रिटिश अनुमति के बिना किसी भी गैर ब्रिटिश यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रख सकती थी और किसी से कोई समझौता या नहीं कर सकती थी। तीसरी कंडीशन ये थी कि वे अंग्रेजों की पूर्व अनुमति के बिना अन्य राज्यों के साथ युद्ध या बातचीत नहीं कर सकते थे। चौथी जो शर्तें थी वो शर्त थी वो थी देसी शासक के दरबार में एक ब्रिटिश रेसिडेंट का रहना अनिवार्य कर दिया गया कि एक आदमी उनका पावरफुल आदमी रहेगा और संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन है? पहला राज्य है हैदराबाद 1798 और उसके बाद मैसूर मैसूर 1799 फिर अवध, फिर पेशवा और सिंधिया। और अब हम बात करते हैं कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का सामान्य अर्थ क्या है? सांप्रदायिकता, है ना? इसका मतलब है कि ये एक तरह की राजनीतिक विचारधारा है, जो ये मानती है कि सब धर्म और सब समाज के अलग-अलग लोग अलग-अलग आइडेंटिटी रखते हैं। यानी उन सबको अलग-अलग रखने का जो विचार है फ्रेगमेंटेड जो आइडियोलॉजी जो थॉट हैं, यही सांप्रदायिकता कहलाती हैं। इसका मतलब है कि जिनके आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हित एक दूसरे से अलग हों या थोड़े से डिफरेंस हो, तो वो उनको शत्रुतापूर्ण रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हिंदू क्रिश्चियन के बीच में लड़ाई कराना, हिंदू यहूदियों के बीच में लड़ाई कराना, हिंदू मुस्लिमों के बीच में लड़ाई कराना। तो ये फूट डालो राज करो वाला जो डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है, ये ब्रिटिशर्स की थी। तो ये सांप्रदायिकता वाला उसके लिए वो कानून भी लेकर के आते हैं। जैसे 1919 का जो अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम, उसके बाद में 1935 का 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। तीनों ही उसके बाद में क्योंकि अगर आप देखेंगे पूना पैक्ट भी जो हुआ था वो इसी से रिलेटेड रहा है ना? तो अब हम इसकी हिस्टोरिकल अगर बात करें तो इसकी जो पहचान है मतलब धार्मिक जो पहचान वो ऐतिहासिक भी थी और लेकिन आधुनिक जो राजनीतिक सांप्रदायिकता को ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों द्वारा सुनियोजित तौर पे बढ़ावा दिया गया था। किस रूप में? 1909 के मार्लिमेंटो सुधार के रूप में और फिर जिसमें वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेकर के आए थे। तो ये एक बहुत बड़ा कम्युनलिज्म का बहुत बड़ा कारण था, जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य था उस समय में जो नेशनल मूवमेंट हो रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था, उसको कमज़ोर करने के लिए डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी उन्होंने लेकर के आया और इसी के कारण से ही सांप्रदायिकता के ज़हर के कारण से ही देश का 1947 में विभाजन भी हुआ था। तो अब हम बात कर लेते हैं खिलाफत की या खिलाफत आंदोलन की। तो इसका मतलब क्या है? खिलाफत का मतलब होता है अगेंस्ट में रहना, है ना? तो प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य जो तुर्की की हार के बाद में वैश्विक इस्लामिक समुदाय के आध्यात्मिक और राजनीतिक प्रमुख के रूप में तुर्की के सुल्तान यानी कैलिफ जो था खलीफा उसके पद और अधिकारों की रक्षा के लिए भारत में एक अ, अखिल इस्लामी यानी पैन इस्लामिक राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था और इसका जो टाइम पीरियड रहा जैसे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म कब हुआ था 19 में खत्म हुआ 1919 से लगा कि 21 के बीच में ये चला था। तो ये इसका मेन जो बैकग्राउंड है वो ये है। अब ये फेमस इसलिए हो गया था क्योंकि एम के गांधी जिनको हम महात्मा गांधी के नाम से भी जान लेते हैं एम के गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस इसमें जो खिलाफत का जो नेतृत्व है वो अली बंधु मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना आज़ाद और हकीम अजमल खान इनके साथ में इन्होंने गठबंधन किया
और फिर इसे असहयोग आंदोलन के साथ में मिलकर के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अभूतपूर्व हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की गई थी। तो ये एक तरह से खींचा गया आंदोलन था जो इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में जोड़ा गया था और एम के गांधी ने इसको बोला था कि भाई यह करना चाहिए। अब हालांकि बाद में वो उसका कोई खास फायदा होता नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनलिज्म के बारे में। नेशनलिज्म का मतलब क्या है? नेशनलिज्म का मतलब यह है कि कोई एक जमीन के ऊपर कोई आदमी निवास करता है, कोई एक देश में रहने वाला आदमी है, उनके बीच में एक साझा राजनीतिक चेतना, साझी एक जो शायद जो आइडेंटिटी है, एक निष्ठा है। जैसे हमारी सबसे पहली पहचान क्या है? आप कौन है? आप सबसे पहले क्या हैं? सबसे पहले आप हैं एक भारतीय। जैसे ही मैं कहूँ कि आप भारतीय हैं, ये जो भारतीय होने का गुण है, जिसको भारतीयता कहते हैं, ये क्या है? ये राष्ट्रवाद है। जिस व्यक्ति में ये भारतीयता नहीं है, वो देश के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए हर राष्ट्र ये चाहता है कि उसके जो लोग हैं, वो राष्ट्रवादी हों और राष्ट्रवादी होने के कारण से देश को बहुत फ़ायदा होता है। फालतू लोगों के चक्कर में वो पड़ता नहीं है और कोई भी बाहरी जो देश के प्रोपेगेंडा हैं, उनमें वो कभी इन्वॉल्व नहीं होगा, अपनी ज़िंदगी के बारे में ध्यान देगा, अपने देश के बारे में अच्छा सोचेगा और अपने बारे में अच्छा सोचेगा और अपनी लाइफ़ में कुछ ना कुछ अच्छा कर देगा। अन्यथा वो दुनिया के और लोगों के प्रोपेगेंडा के बारे में पूरा जीवन खत्म कर देता है और मर भी जाता है, कोई याद नहीं करता है और या तो जेल चला जाता है, मतलब वो सिंपल सी सीधी-सी बात है। ओके। तो अब हम बात करते हैं, तो इसको हम नेशनलिज़्म कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे बहुत बढ़िया से। अगर हम भारतीय संदर्भ की बात करें, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण के विरोध के सीधे परिणाम के रूप में उभरा था। ये प्रारंभिक उदारवादी संस्थागत मानव यानी उदारवादी चरण जो कि 1885 से लगा के 1905 के बीच में चलता है, फिर उग्रवादी जन लक्षित संघर्ष और स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 से लगा के 1900 आई थिंक 21 तक चलता है या 22 तक चलता है। इसको उग्रवादी चरण कह सकते हैं और अंततः एम के गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन के माध्यम से ये और ज्यादा विकसित हुआ था और इसके कारण से देश की जो है 1947 में जो है वो स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो नेशनलिज्म भारतीय संदर्भ में इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, बट नेशनलिज्म कभी खत्म नहीं होता है, ये बढ़ता है। जैसे जैसे अगर देश के ऊपर अगर कोई खतरा आया तो सब लोग एक हो जाते हैं और उस समय में कितनी यूनिटी होती है देश में। तो ये भी एक नेशनलिज्म का एक रूप है, मतलब देखना तो ये भी ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं पैरामाउंटेसी यानी सर्वोच्चता की, कि सबसे ऊपर कौन है। तो ये जो 2 डिस्कशन इस पर हुए थे कि भई जो लोग ब्रिटिश रियासत जो देसी रियासतें थी, कि वो ज़्यादा पावरफुल है या ब्रिटिश क्राउन ज़्यादा पावरफुल है। तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ब्रिटिश क्राउन ज़्यादा पावरफुल है, तो उसको इनडायरेक्टली वो बटलर कमेटी वो लेकर के आती हैं। गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 के बीच में रहते हैं। तो आधिकारिक रूप से उसने ये घोषणा की थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता पूरे भारत में सर्वोच्च और सर्वोपरि है, जो सभी देशी रियासतों की संप्रभुता से यानी उनकी सॉवरेनिटी से ऊपर है। इसका मतलब क्या था कि देशी रियासतें अब ब्रिटिश क्राउन के मुकाबले खुद को स्वतंत्र या बराबर नहीं मान सकती थी। ये जाहिर करना उनका ये काम था, इसलिए वो ये लेकर के आए थे। अंग्रेजों में आंतरिक शासन में सुव्यवस्था बनाए रखने के नाम पर हस्तक्षेप करने या आवश्यकता पड़ने पर उनका विलय करने का अधिकार सुरक्षित कर दिया गया। इसकी पुष्टि जो कहाँ से होती है? बटलर कमेटी जो 1927 में आई थी। तो उन्होंने फेमस एक शब्द इसमें शामिल किया, पैरामाउंटिसी को सर्वोच्च ही रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं डायरकी के बारे में। डायरची भी कह देते हैं लोग उसको। इसका मतलब होता है द्विध शासन। इसका मतलब होता है कि पावर को डिवाइड करके देना। तो ये 1919 के आसपास में 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था और 1935 में प्रांतों का जो द्वैध शासन है वो खत्म कर दिया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया था। ठीक है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अधिनियम को कहा जाता है। तो भारत में जो है वो ब्रिटिश भारत के प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका में शुरू की गई दोहरी सरकार या दोहरे शासन की प्रणाली को 1919 वाला ये इसमें कहते हैं डायरकी इन प्रोविंस।
तो कार्यप्रणाली की बात करें तो हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय 2 तरह की चीज़ें होती थी। हस्तांतरित विषय का मतलब ये होता है गवर्नर द्वारा ऐसे मंत्रियों की सहायता से चलाए जाते थे जो प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन। और आरक्षित विषय रिजर्व्ड जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मान लो कि जो डायरेक्टली या तो गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी जो परिषद है, यानी बिना विधान परिषद के उत्तरदायी हुए संचालित किए जाते, जैसे मान लो फाइनेंस हो गया, वित्त है, पुलिस है, भू राजस्व है और न्याय व्यवस्था है। तो ये रिजर्व सब्जेक्ट्स में आते थे। इसका परिणाम ये हुआ था कि हस्तांतरित विषयों के पास में वित्तीय संसाधनों की कमी और जनता की असंतुष्टि के कारण से यह प्रणाली पूरी तरह से असफल रही। इसके कारण से अंततः भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसको समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्ता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लागू कर दी गई। अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड पॉलिसी यानी अग्रगामी नीति की। सबसे पहले हम इसके अर्थ और परिभाषा को समझ लेते हैं। बाहरी प्रतिद्वंदी शक्तियों, विशेष रूप से 19वीं शताब्दी के ग्रेट गेम के दौरान जारशाही रूस से अपनी साम्राज्यवादी सीमाओं को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई एक आक्रामक भू राजनीतिक और सैन्य रणनीति थी फॉरवर्ड पॉलिसी। तो उसका उदाहरण क्या है? लॉर्ड ऑकलैंड जो है, उन्होंने उनके टाइमिंग में प्रथम आंग्ल अफगान वॉर हुआ था 1839 से 42 के बीच में, और लॉर्ड लिटन जो द्वितीय आंग्ल अफगान वॉर हुआ था 1878 से 80 के बीच में, जैसे ऐसे वाइसरॉय द्वारा इसको लागू किया गया था। किसको? फॉरवर्ड पॉलिसी को। इसका मतलब क्या है कि अंग्रेज अपनी ऐतिहासिक सीमाओं पर निष्क्रिय रूप से इंतजार करने के बजाय आगे बढ़कर के अग्रिम सैन्य चौकियों, राजनीतिक एजेंटों या सीधे सैन्य हस्तक्षेप के माध्यम से पड़ोसी यानी जो बफर स्टेट्स हैं, जैसे अफगानिस्तान है, तिब्बत है, उनके भीतर में अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। तो ये रुकना नहीं चाह रहे थे और ज्यादा उसको एक्सपेंशन में बिलीव कर रहे थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यक्तिगत का सिद्धांत या हड़प नीति कहते हैं इसको। ये लॉर्ड डलहौजी लेकर के आया था। डलहौजी का टाइम पीरियड भारत में 1848 से 1856 के बीच में है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रादेशिक विस्तार के लिए व्यक्तिगत का सिद्धांत उन्होंने लागू किया। इसका मतलब ये था कि उनको अ, अपने में शामिल करना था कुछ रियासतों को। इसका मूल सिद्धांत इस तरह से था कि यदि ब्रिटिश प्रभाव के अधीन या प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली किसी भारतीय रियासत के शासक की मृत्यु बिना किसी प्राकृतिक पुरुष यानी वारिस या उत्तराधिकारी के हो जाती है, तो उसका गोद लिया हुआ उत्तराधिकारी केवल मृतक शासक की निजी संपत्ति का ही अधिकारी हो सकता था, राज्य या उसकी संप्रभुता का नहीं। राज्य स्वतः यानी लैप्स होकर के ब्रिटिश साम्राज्य में उसको मिला लेता था। प्रमुख विलय किए गए राज्य कौन से? सतारा 1848, जेतपुर 1849, संबलपुर 1849, बगहाट 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1854, झांसी 1854। अवध का विलय 1856 में कुशासन के आरोप पर किया गया था, न कि इस सिद्धांत के तहत। तो वो करना चाह रहे थे, उनको कोई मौका ही नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने बोला कि भाई नहीं, यहाँ पे शासन में ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं ताकि हम अच्छा शासन देना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे सोर्सेस एंड हिस्टोरियोग्राफी। ये चैप्टर नंबर 2 है। हम किसकी बात कर रहे हैं? यूनिट 7 का चैप्टर नंबर 2, सोर्सेस एंड हिस्टोरियोग्राफी, स्रोतों और इतिहास लेखन। विशेष रूप से हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें। सबसे पहले हम ऐतिहासिक स्रोतों की बात कर लेते हैं, जिसमें आर्काइवल मटेरियल्स यानी अभिलेखीय जो सामग्रियां हैं, वो कौन कौन सी हैं? जिसमें हमारे पास में सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, प्रशासनिक दस्तावेज हैं, नीतियां हैं, गुप्त रिपोर्ट्स हैं, फाइल्स हैं, पत्राचार, और जो ब्रिटिश शासन या अन्य संस्थाओं द्वारा आधिकारिक तौर पे किए गए थे वो संरक्षित किए गए हैं। ये हमारे पास में जो आर्काइवल रिकॉर्ड, हम इस इन चीज़ों को मानते हैं। अब इसका महत्व क्या है? ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक सोच, निर्णय लेने की प्रक्रिया और नीतियों को समझने के लिए ये प्राइमरी सोर्सेस हैं। और भारत में नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली इसका प्रमुख केंद्र है। भारत में राष्ट्रीय अभिलेखागार जो नई दिल्ली में स्थित है, ये इसका प्रमुख केंद्र है। बायोग्राफीज एंड मेमोर्स की बात करें तो जीवनी और संस्मरण,
तो इसका मीनिंग क्या है कि समकालीन नेताओं, विचारकों, ब्रिटिश अधिकारियों या आम लोगों द्वारा लिखे गए व्यक्तिगत वृत्तांत, आत्मकथाएं या जीवनियां, जैसे एम.के. गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ या जे.एल. नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किताबें जो है ये इनके द्वारा लिखी गई हैं, जिससे हमें उस समय के बारे में काफी सारी जानकारी मिलती है। इसका महत्व यह है क्योंकि इनके माध्यम से ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे की व्यक्तिगत मानसिकताओं, पर्सनल जो मेंटलिटीज हैं वो, भावनाओं, संघर्ष, आंतरिक राजनीतिक गतिशीलता, इन सब का अध्ययन हम कर सकते हैं। और फिर है न्यूज़पेपर्स, समाचार पत्र और पत्रिकाएं एंड मैगजीन्स। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में मुद्रित समाचार पत्र जैसे तिलक हैं, केसरी हैं, एम.के. गांधी का हरिजन है, बंगाल गजट है, अमृत बाजार पत्रिका है, ये सब प्रमुख रूप से उपयोग की जाती हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए। महत्व की बात करें, ये उस समय की जन भावनाओं, आंदोलनों की जमीनी स्थिति, ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ जनता के रोष और सामाजिक सुधार आंदोलनों का सीधा और जीवंत विवरण प्रदान करते हैं। ओरल एविडेंसेस की बात करें, मौखिक साक्ष्यों की बात करें, तो जीवित बचे हुए लोगों, स्वतंत्रता सेनानियों या चश्मदीदों के साक्षात्कारों और स्मृतियों पर आधारित विवरण ओरल हिस्ट्री के स्वरूप में हमारे सामने हैं। इससे भी हमें जो है उससे हमें इसका फायदा ये भी होता है कि विशेष रूप से उन लोगों की आवाज और अनुभवों को ये सामने लेकर के आता है। आधिकारिक दस्तावेजों या अभिलेखों में ये जो दर्ज नहीं भी हो पाता है, वो भी हमें मिल जाता है। जैसे 1857 के विभाजन के पीड़ित, दलित, जनजातीय लोग और सामान्य श्रमिक वर्ग। तो जो डॉक्यूमेंट्रीज भी, हालांकि उस समय में डॉक्यूमेंट्रीज का उतना रोल प्रचलन नहीं था, बट हाँ, काफ़ी सारे चीज़ें अभी भी आपको मिल जाएंगे, ब्रिटिश लाइब्रेरी में भी मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्रिएटिव लिटरेचर एंड पेंटिंग्स की। तो उपन्यास, कविताएं, नाटक जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ और दीनबंधु मित्रा का नाटक नील दर्पण और उस समय की पेंटिंग्स जैसे राजा रवि वर्मा की कृतियां, जैसे अवनींद्र नाथ का भारत माता का क्षेत्र, ये उस समय के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी देते हैं। जैसे सांस्कृतिक इतिहास, राष्ट्रवाद के प्रसार के बारे में जानकारी देते हैं, सामाजिक कुप्रथाओं जैसे नील की खेती की क्रूरता, इन सारी चीजों के बारे में समझने में ये चीजें बहुत हेल्प करती है। और उस समय के क्रिएटिव स्टेट ऑफ माइंड को समझने में भी ये हमें हेल्प करती हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन की अवधारणाएं या विचारधाराएं, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं साम्राज्यवादी इतिहास लेखन यानी इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। इस धारा के इतिहासकारों में प्रमुख रूप से हैं जेम्स मिल, विसेंट ऑर्थर, इसमें जॉन स्टेची, ये प्रमुख कॉलोनियल अप्रोच से हिस्ट्री राइटिंग करने वाले लोग थे। इनका प्रमुख उद्देश्य जो है वो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को भारत में जस्टिफाई करना है, न्याय संगत करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। इनका दृष्टिकोण यह था कि भारत को एक अपरिवर्तित जातियों में बटा हुआ और तानाशाही संस्कृति वाला समाज इन्होंने बताया, और ये दावा किया कि ब्रिटिश शासन ने भारत को अराजकता से बचा करके आधुनिकता और सुशासन दिया है। और आप ताज्जुब करेंगे, आज भी बहुत सारे लोग ऐसा ही विचार रखते हैं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जिन किताबों से इतिहास पढ़ा है, वो या तो जेम्स मिल होगा या विसेंट स्मिथ होगा या जॉन स्ट्रेची या इस तरह के लेखक होंगे। तो उसका कारण ये है कि जिन अप्रोच को उन्होंने पढ़ा, अब वही उनके माइंड में बैठा दिया गया। जैसे अगर आप देखेंगे व्हाइट मैन बिल्डिंग्स का सिद्धांत, ये उन्होंने उसको अपनी राइटिंग्स में इसी तरह से ही उन्होंने इतिहास लिखा। और अब हम बात करते हैं नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की, यानी राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। इसका मतलब यह है कि साम्राज्यवादी जो इतिहास लेखन हुआ था, उनके रिस्पॉन्स के रूप में कुछ राष्ट्रवादी लोग आए और उन्होंने बताया कि नहीं, भारत में बहुत सारी चीजें प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में आज की तुलना में काफी बेहतर हुआ करती थी। जिसके प्रमुख इतिहासकार आर.सी. मजूमदार सर हैं, ताराचंद हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कंपाइलेशन करता है, के दत्ता हैं, वी.डी. सावरकर हैं। और वीडी सावरकर ने, वीर दामोदर सावरकर, इन्होंने तो 1857 के ऊपर जो किताब लिखी थी, जिन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी उन्होंने कहा था, और उसको उस समय के लगभग सभी नेशनलिस्ट लोगों ने पढ़ा था, जिन लोगों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा योगदान था, जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं, और बहुत सारे लोगों ने उनको पढ़ा।
अगर हम इनके अप्रोच की बात करें, इनका जो अप्रोच ये था कि आधुनिक भारतीय इतिहास को राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष और जन जागरण के रूप में इन्होंने देखा और उन्होंने ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण जिसमें ड्रेन थ्योरी को भी उजागर किया और प्राचीन और मध्यकालीन भारत की उपलब्धियों को गौरवशाली रूप में भी इन्होंने प्रस्तुत किया। एक और धारा प्रचलित हुई, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। ये शायद सबसे पॉपुलर इतिहास लेखन की धारा भारत में प्रचलित हुई। इनका जो दृष्टिकोण है, इतिहास को आर्थिक संरचनाओं की तरफ देखना, क्लास स्ट्रगल के रूप में देखना, स्पेशली कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है, जिसमें वो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म की बात करते हैं, उन सारी चीज़ों को उन्होंने भारतीय संदर्भ में देखा और उसी हिसाब से ही उन्होंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लिखा या समझने का प्रयास किया। तो इसके प्रमुख विचार हैं अर्पित दत्ता, डी.डी. कोसाम्बी, सुमित सरकार, बिपिन चंद्रा एंड और भी बहुत सारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में उन्होंने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इनका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को उन्होंने केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं माना, बल्कि उसमें उन्होंने किसानों, मजदूरों और जो बुर्जुआ यानी पूंजीपति के आर्थिक हितों और अंतर्विरोधों का भी उन्होंने विश्लेषण किया। उनके अनुसार ये था कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस बात में तो पूरी तरह से मैं ब्रिटिश ये जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी हैं उनसे सहमत हूँ। इस पर्टिकुलर लाइन को लेकर के कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर दिया और उसी के कारण से भारत आज भी बहुत सारी चीज़ों से अभी भी उबर नहीं पाया है, अभी भी हमें समय लग रहा है। सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी की अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट अप्रोच है, उसका मतलब है उपेक्षित या अनुवर्ती इतिहास लेखन यानी हिस्ट्री फ्रॉम द बिलो। इसकी शुरुआत 1880 के दशक में रणजीत गुहा के द्वारा भारत में हुई। सबाल्टर्नेट का जो शब्द का जो अर्थ है वो समाज के सबसे निचले उपेक्षित तबके, शोषित किसान, आदिवासी, भूमिहीन, मजदूर, महिलाएं, इनसे है सबाल्टर्न। ये ग्रामशी का थॉट है एक्चुअली, जो सबाल्टर्न वाला है। और इनके अप्रोच की बात करें तो इतिहास लेखन एलीट यानी कुलीन या मुख्य धारा के नेतृत्व जैसे कांग्रेस के बड़े नेता इन्हीं के ऊपर ही ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें नीचे से इतिहास, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो भी देखना चाहिए, या इसी तरह से इन्होंने इतिहास को लिखा है। इसके अनुसार ये बताया इन्होंने कि आम जनता का अपना एक स्वतंत्र राजनीतिक और विद्रोही विवेक था, जो कुलीन नेतृत्व से स्वतंत्र रूप से आंदोलनों को संचालित करता था। अब हम बात करते हैं ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, प्राच्यवाद इतिहास लेखन। इसकी मान्यता की बात करें तो 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश प्रशासकों, प्राच्यविदों जैसे विलियम जोन्स और एच.टी. कोल्डब्रुक के द्वारा ये विकसित हुआ था। दृष्टिकोण की बात करें तो इन्होंने भारतीय संस्कृति, प्राचीन ग्रंथों, दर्शन और कानूनों का गहरा अध्ययन किया। हालांकि कई मामलों में इनका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को बेहतर रूप से चलाने के लिए भारतीय समाज को समझना मात्र था, लेकिन इसने यूरोप के सामने भारतीय सभ्यता के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित भी किया, जिससे बाद में राष्ट्रवादियों को वैचारिक आधार भी मिला कि भाई देखो ये लोग भी तो इन सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। इसी के साथ में चैप्टर 2 यहाँ पर पूर्ण होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर 3, यूनिट से मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के यूनिट 7 का चैप्टर 3 है ये, जिसमें हम पढ़ेंगे राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, 17 एंड 18 सेंचुरी, भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनीज का भारत में आगमन किस तरह से हुआ था। तो सबसे पहले इसी संदर्भ में पढ़ेंगे हम पुर्तगाली। पुर्तगालियों के भारत में सबसे पहले वास्को डी गामा आए थे, जो कि 1498 में कालीकट कप्पड़ पर पहुंचे थे और 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहले गवर्नर पुर्तगाली बन करके आए थे भारत। और प्रमुख नीतियां और उपलब्धियों की बात करें तो अल्बुकर्क जो है वो 1900 माफ कीजिएगा 1509 से लगा के 15 के बीच में अल्बुकर्क जो है वो भारत में आए थे गवर्नर बन करके पुर्तगालियों के, और पुर्तगाल से आए थे एक्चुअली। तो इनको भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। हालांकि 1910 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को इन्होंने छीना और सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का भी इन्होंने प्रयास किया। उन्होंने कार्टा सिस्टम शुरू किया, जिसका मतलब है कि समुद्र पर एकाधिकार स्थापित करना, जिसमें एशियाई जहाजों को लाइसेंस
फीस देना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि इनके पास में अच्छी नेवी हुआ करती थी, तो ये उसकी सुरक्षा करते थे। तो उसके कारण से भी, और इनकी अपना ये था कि अगर आपको समुद्र देना है तो आपको फीस देनी होगी। और आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि अकबर ने भी समुद्र देखा था और उसने करताज दिया उसको। अ, पतन का कारण क्या है? धार्मिक असहिष्णुता स्पेन के साथ विलय 1580 में, और फिर भ्रष्टाचार और अंग्रेजों तथा डच्चों की नौसैनिक स्पर्धा के कारण से इनका प्रभाव कम हो गया। इसलिए इनको बाद में जाना पड़ा। हालांकि ये बहुत लंबे समय तक भारत में गोवा में रहे। मेरे ख्याल से ये शायद 1961 या 62 के आसपास में भारत से गए। नेक्स्ट जो है डच, ये नीदरलैंड के निवासी हुआ करते थे। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना 1602 में हुई थी। भारत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। प्रमुख क्षेत्र इनका था पुलिकट मुख्य केंद्र, जहाँ सोने के सिक्के पेगोडा ढाले जाते थे। सूरत, चिनसुरा, कोचीन और पटना भी इनके प्रमुख क्षेत्र हुआ करते थे। इनका पतन का सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि इनका ध्यान दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें इंडोनेशिया जो मसाले द्वीप समूह स्पाइस आइलैंड के ऊपर इनका ध्यान था, और 1759 में बेदरा की जो लड़ाई हुई थी, बेदारा बैटल ऑफ बेदारा, उसमें अंग्रेजों ने डचों को बहुत बुरी तरह से पराजित किया और फिर ये भारत से बाहर चले गए। फिर हम बात कर लेते हैं फ्रेंच के बारे में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में कोबाल्ट के प्रयासों से हुई थी, और लुई दी 14 के टाइमिंग में इसकी स्थापना हुई। और 1668 में फ्रैंको केरो द्वारा सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित भारत में की गई थी। प्रमुख व्यक्ति और संघर्ष की बात करें, जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स भारत में फ्रांसीसी गवर्नर थे, जिन्होंने भारतीय राजनीति में यूरोपीय हस्तक्षेप की शुरुआत की थी। पतन के कारण की बात करें, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटिक वॉर्स जो हुए थे, अंततः अंग्रेजों की जीत हुई, और वंडिवाश का जो युद्ध हुआ था 1760 में, उसमें आयरकूट ने आयरिश अधिकारी लाली के नेतृत्व वाली जो फ्रांसीसी सेना है उसको पराजित कर दिया। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश। ब्रिटिश का जो आगमन हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। क्वीन जो एलिजाबेथ प्रथम थी, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया था, और 1608 में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगने गए थे, लेकिन उस समय उनको ओके नहीं हुआ था। लेकिन 1613 में उनको अनुमति मिल गई थी। बंगाल में हुगली जो 1651 में, मद्रास फोर्ट सेंट जॉर्ज में 1639, बॉम्बे में 1668, और कोलकाता में फोर्ट विलियम में 1690 में इन्होंने जो है वो अपनी शुरुआत की, कारखाने बनाए। इसके साथ में ही उन्होंने फिर अपनी पकड़ मजबूत करनी भी शुरू की। अब हम बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट एंड द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश शासन की स्थापना और विस्तार किस तरह से हुआ? तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी स्थिति को केवल एक व्यापारी के रूप में शुरुआत किया था, और 18वीं शताब्दी के मध्य में राजनीतिक अस्थिरता अनस्टेबिलिटी का लाभ उठा करके वे व्यापार से शासक हो गए, ट्रेडर टू रूलर बन गए। और मुख्य साधन की बात करें, अंग्रेजों ने अपनी जीत के लिए सामरिक कूटनीति, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल, और सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस, और व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, इस तरह की जो पॉलिसीज वो लेकर के आकर के उन्होंने प्रत्यक्ष सैन्य विजय के बजाय मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को भी सहारा लिया। इनके साथ में मतलब कूटनीति का एस्पेक्ट ये वाली चीजें थी, उसके अलावा उन्होंने सैन्य चीजों का भी सहारा लिया था, जिसके कारण से वो और स्ट्रॉन्ग हुए। और अब हम बात करते हैं भारतीय शक्तियों के साथ में ब्रिटिशर्स के संबंध, ब्रिटिश रिलेशंस विद इंडियन पावर्स। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की। तो बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध और उपजाऊ प्रांत हुआ करता था। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद में नवाब बने थे सिराजुद्दौला, नवाब बने थे। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये युद्ध हुआ था। मीर जाफर की गद्दारी के कारण से अंग्रेज ये युद्ध जीत गए, और इसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव माना जाता है। बक्सर का युद्ध, ये 22 अक्टूबर
1764 में हुआ था। मीर कासिम जो बंगाल का नवाब, सुजाउद्दौला अवध और शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट उस समय में हुआ करता था, इन तीनों की संयुक्त सेना को हेक्टर मुनरो ने बहुत बुरी तरह से हराया था। इसके परिणाम स्वरूप इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, जिससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। अब हम बात करते हैं अवध की। तो इसका स्ट्रैटेजिक महत्व क्या है? क्योंकि अवध जो है वो बंगाल और मराठों के बीच में एक बफर स्टेट हुआ करता था। प्रारंभ में सहायक संबंध संधि के माध्यम से इसे नियंत्रित किया गया। अंततः 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने नवाब वाजिद अली शाह पर मिस गवर्नेंस यानी कुशासन का आरोप लगा करके अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में प्रत्यक्ष विलय कर दिया, और जिससे 1857 के विद्रोह के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार हुई, और उसमें एक कारण यह भी था। अब हम बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद आसिफ जहां जिसको निजामुल मुल्क भी कहते हैं, उसने हैदराबाद की स्थापना की थी 1724 में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य के रूप में। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला हैदराबाद पहला राज्य बना। इसके बाद में निजाम ने व्यवहारिक रूप से अपनी संप्रभुता अंग्रेजों को सौंप दी और अंग्रेजों के वफादार सहयोगी बन गए। अब हम बात करते हैं मैसूर की। मैसूर में हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य जो कि उभरा था, अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था। आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, टोटल 4 हुए हैं, 4 युद्ध हुए हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1767 से 69 के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 84 के बीच में। ये हैदर अली और टीपू, ये दोनों ने मिलकर के जो है मद्रास और मैंगलोर की संधियां हुई। मैंगलोर की संधि एक्चुअली सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, और मद्रास की संधि फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1790 से 92 के बीच में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान को हराया और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। श्रीरंगपट्टनम की आदि संधि के तहत साम्राज्य का बड़ा हिस्सा छीन लिया गया था, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1799 में। लॉर्ड वेलेस्ली के काल में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुए और मैसूर पर वोडेयार वंश के एक बालक को बैठा करके अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित अंग्रेजों द्वारा कर दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं मराठा की। मराठा लोगों ने भी अंग्रेजों से लड़ाई की और एक लंबा संघर्ष चला, क्योंकि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद में मराठा भारत की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति उभरे थे। आंग्ल मराठा युद्ध की बात कर लेते हैं। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं। सबसे पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ये 1775 से 1782 के बीच में था, 82 के बीच में। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठों की जीत हुई और सालबाई की संधि हुई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 5 के बीच में। लॉर्ड वेलेस्ली की आक्रामक नीतियों के कारण से पेशवा बाजीराव द्वितीय ने बसीन की सहायक संधि जो 1802 में हुई थी वो स्वीकार कर ली थी, जिससे मराठा स्वतंत्रता समाप्त होने लगी। तृतीय आंग्ल मराठा जो वॉर हुआ था वो हुआ था 1817 से 19 के बीच में। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के बहाने से मराठा संघ को पूरी तरह से कुचल दिया और पेशवा का पद समाप्त कर दिया, और मराठा साम्राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। अब हम बात करते हैं सिख और मराठा, सिख और ब्रिटिशर्स के रिलेशन के बारे में। महाराजा रणजीत सिंह जी का उदय हुआ था इस समय के आसपास में। महाराजा रणजीत सिंह जी ने पंजाब में एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की थी, और अंग्रेजों के साथ में 1809 की अमृतसर की संधि हुई चार्ल्स मेटकाफ के साथ में, और उसका मतलब ये था कि सतलुज को अपनी सीमा तय किया गया था, और
आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल एंग्लो सिख वॉर की बात करें तो रंजीत सिंह जी की मृत्यु 1839 में हुई थी। उसके बाद में पंजाब में एक तरह से राजनीतिक अस्थिरता फैल गई थी। तो फिर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, यह 1845 से 46 के बीच में, जिसके कारण से लाहौर की संधि हुई और पंजाब पर ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ने लगा था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है वो 1848 से 49 के बीच में हुआ। लॉर्ड डलहौजी के काल में लॉर्ड डफ ने सिखों को पराजित किया और 29 मार्च 1849 को पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया और इसी युद्ध के बाद में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया था। अब हम बात, इसी के साथ में ये वाला चैप्टर पूरा होता है। नेक्स्ट चैप्टर है हम यूनिट 7 के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे। इसका मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी एंड द क्राउन, कंपनी और क्राउन के अधीन प्रशासन, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन का विकास, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कंपनी का टाइम पीरियड जो 1773 में, स्पेशली हम जो है जो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद का टाइम पीरियड पढ़ लेते हैं। 1773 से 1858 के बीच में ये कंपनी का टाइमिंग रहा है। तो केंद्र में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद मुख्य निर्णय लेती थी। बंगाल को प्रमुखता दी गई और धीरे धीरे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को भी इसके अधीन लाया गया था। क्राउन का काल 1858 में 1857 की क्रांति के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया पॉलिटिकल पावर के रूप में, और डायरेक्ट जो है वो क्राउन के अधीन भारत को रखा गया था। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी, यानी भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया, और भारत के उसके प्रतिनिधि यानी वाइसरॉय के हाथों में ये चला गया था। प्रांतीय प्रशासन की बात करें, शुरू में प्रांतों पर कड़ा केंद्रीय नियंत्रण था, लेकिन 1919 के अधिनियम में, जिसमें द्वैत शासन प्रांतों में स्थापित किया गया था, 1935 में के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्ता दी गई, लेकिन फिर केंद्र में जो है वो द्वैत शासन लाया गया था। तो इसके 35 में जो है उन्होंने प्रांतों को ज्यादा वित्तीय और विधायी अधिकार दिए गए थे, कानून बनाने के और अधिकार दिए गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली कंपनी के प्रशासन के चरण के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। ये बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम वॉरेन हॉस्टिंग्स था, उसको बनाया गया था और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 में हुई थी। पिट्स इंडिया एक्ट ये 1784 में आया था। प्रशासन को दो भागों में बांटा गया था, राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड व्यवसायिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत कहाँ से होती हुई दिखती है हमें? 1884 से ही होती हुई दिखती है, सॉरी 1784 से ही होती हुई दिखती है। चार्टर अधिनियम 1833, एक्ट ऑफ 1833, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। प्रथम लॉर्ड विलियम बेटिंग को बनाया गया था। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त करके इसे केवल प्रशासनिक निकाय बना दिया गया था। चार्टर अधिनियम 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसके तहत विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया और एक अलग भारतीय केंद्रीय विधान परिषद यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। पैरामाउंटी इसी के अंडर में ही नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। इसका जो सिद्धांत है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा औपचारिक रूप से प्रतिपादित किया गया था। इसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत की सभी रियासतों के ऊपर घोषित किया गया था। इसके अनुसार देशी रियासतें अब अंग्रेजों की बराबरी का दावा नहीं कर सकती थी। कंपनी ने आवश्यकता के अनुसार आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और रियासतों का विलय करने का असीमित अधिकार प्राप्त कर लिया था। इसकी पुष्टि बाद में बटलर समिति 1927 में भी हुई है। सिविल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया माना जाता है, और उन्होंने अधिकारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया और उनके वेतन में वृद्धि की ताकि भ्रष्टाचार कम हो सके।
प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत में अधिकारियों की नियुक्ति मनमाने ढंग से होती थी, लेकिन चार्टर एक्ट 1853 से सिविल सेवकों की भर्ती भर्ती के लिए एक खुली परीक्षा ओपन एग्जाम का प्रावधान किया गया था। सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में इस परीक्षा को पास करने वाले पहले भारतीय बने और बाद में लॉर्ड लीटन और लॉर्ड कर्जन के समय आयु सीमा कम करके भारतीयों के लिए इसे और ज्यादा कठिन बनाया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे जुडिशरी। तो कॉर्नवालिस कॉड 1893 में आया था। इसके तहत कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव और न्यायिक यानी जुडिशियल शक्तियों को पूरी तरह से अलग कर दिया गया। दीवानी और फौजदारी अदालतों का एक सुव्यवस्थित पदानुक्रम यानी हायरार्की तैयार किया गया था। उच्चतम न्यायालय 1873 के एक्ट के अनुसार कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना। बाद में 1861 के इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत कोलकाता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट एंड मद्रास हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई थी। संघीय न्यायालय की यानी फेडरल कोर्ट की बात करें तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो 1937 में कार्यान्वित हुआ। पुलिस व्यवस्था की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में आधुनिक पुलिस प्रशासन की नींव रखी। उन्होंने प्रत्येक जिले को थानों में विभाजित किया और हर थाने के अंतर्गत दरोगा की नियुक्ति की। जो भारतीय होते थे उन पर नियंत्रण अंग्रेजी अधिकारी यानी एसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का होता था। सुधार सुधारों के उद्देश्य की अगर हम बात करें, भारतीय समाज पर कड़ा नियंत्रण रखना इनका उद्देश्य था। कानून व्यवस्था बनाए रखना और ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को कुचलना इनका सबसे बड़ा काम था। किसका? पुलिस व्यवस्था का। आर्मी अंडर द कंपनी एंड द क्राउन, कंपनी और क्राउन के अधीन सेना। अगर हम अवसंरचना की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की, तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों यानी सिपाही की संख्या अंग्रेजों की तुलना में बहुत अधिक थी। लेकिन उच्च सैन्य पद यानी जैसे कमीशन्ड ऑफिसर ये केवल अंग्रेजों के लिए ही आरक्षित हुआ करते थे, रिजर्व हुआ करते थे। 1857 की क्रांति के बाद में इसमें बदलाव किया गया था। पील आयोग के रिकमेंडेशन पे यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया, विशेष रूप से बंगाल रेजिमेंट में। फूट डालो राज करो के तहत कोर्ट मार्शल की अवधारणा लाई गई, जिसे सिख, गोरखा और पंजाबी मुसलमानों को सेना में प्राथमिकता दी गई और अवध व बिहार के सैनिकों की भर्ती को कम किया गया, घटाया गया था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो मैदान तैयार करना, लॉर्ड मेयो के वित्तीय केंद्रीकरण, जो फाइनेंशियल लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये 1870 के प्रस्ताव में इसकी नींव वित्तीय विकेंद्रीकरण एक्चुअली डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, इसकी एक प्रस्ताव आया था 1870 में, इसकी नींव रखी थी। मैग्ना कार्टा 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा लाए गए स्थानीय स्वशासन के प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इन्होंने ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में निर्वाचित स्थानीय बोर्डों म्यूनिसिपल बोर्ड्स एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की स्थापना को बढ़ावा दिया। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन 1909 टू 1935, 1909 से 1935 के बीच में संवैधानिक परिवर्तन, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं 1909 का पार्लियामेंट्री सुधार। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत इस कानून में की गई थी। सांप्रदायिकता को पहली बार कानूनी मान्यता दी गई थी। सत्येंद्र नाथ सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसे कहा जाता है। प्रांतों में द्वेष शासन यानी दायरकी की शुरुआत इसके माध्यम से हुई और विषय दो रूपों में बांटे गए थे, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। देश में पहली बार द्विसदनीय विधायिका यानी बाईकैमरलिज्म और प्रत्यक्ष चुनावों की शुरुआत हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रांतों में द्वेष शासन समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्ता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई और केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। एक अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन की योजना बनाई गई और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और संघ न्यायालय की स्थापना का प्रावधान 1935 के अधिनियम में किया गया था। इसी के साथ ये चैप्टर पूर्ण होता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास। हम बात कर रहे हैं यूनिट 7 का चैप्टर नंबर 5, आर्थिक इतिहास। आर्थिक इतिहास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का व्यवसायीकरण। किसानों द्वारा अपनी घरेलू उपभोग यानी खाद्यान्न के लिए फसलें उगाने के बजाय में अब बाजार के लिए कैश क्रॉप यानी नकदी फसलें उगाना जरूरी कर दी गई, जैसे कपास, जूट, नील, अफीम, गन्ना और तंबाकू उगाना जरूरी कर दिया गया था। और इसका कारण ये था क्योंकि ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल की अनिवार्यता रहती थी और रेलवे का विकास हुआ और अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व केवल नकद यानी कैश में वसूला जाना और किसानों पर बढ़ता हुआ ऋण का बोझ, ये सबसे बड़े कारण हुआ करते थे। इसने भारतीय कृषि को वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बना दिया और देश में खाद्यान्न संकट पर व बार बार पड़ने वाले अकालों की पृष्ठभूमि तैयार हुई। नेक्स्ट बात करते हैं लैंड सेटलमेंट सिस्टम्स की, यानी भू राजस्व व्यवस्थाओं की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भू राजस्व अधिकतम वसूलने के लिए 3 प्रणालियां लागू की गई थी। पहली व्यवस्था थी परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं इसको, और ये 1793 में लागू की गई थी। क्षेत्र कौन सा था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी। इसका प्रतिपादक था लॉर्ड कॉर्नवालिस। सर जॉन शोर की योजना ये थी। विशेषता क्या थी? इसमें जमींदारों को भूमि का मालिक मान लिया गया और भू राजस्व का 10/11% भाग कंपनी को और 1/11 भाग जो है वो जमींदारों के पास रहता था। ये एक निश्चित और स्थायी व्यवस्था थी। बाद में इसको खत्म नहीं किया गया था, इसको कंटिन्यू रखा गया था। नेक्स्ट, रैयतवारी व्यवस्था, रैयतवारी सिस्टम, ये 1820 में लागू हुआ था और मद्रास, बॉम्बे, असम और कुर्ग के कुछ हिस्सों में इसको लागू किया गया था। इसका प्रतिपादन थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने किया था इसका प्रतिपादन। और इसमें किसान सीधे यानी रैयत को भूमि का मालिक माना गया और सरकार सीधे किसानों से कर वसूलती थी। भूमि की कर की दर बहुत ही ऊंची हुआ करती थी। हर 20-30 साल पर इसका पुनर्मूल्यांकन यानी रिवीजन होता था। महालवाड़ी सिस्टम या महादवाड़ी सिस्टम भी कहते हैं इसको, 1822 में इसको लागू किया गया था। उत्तर पश्चिम प्रांत यानी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में इसको लागू किया गया था, मध्य भारत में और पंजाब में। इसका प्रतिपादक था मैकेंजी। इसकी विशेषता ये थी, इसमें भू राजस्व का निर्धारण पूरे गांव यानी महल या ग्राम समूह के द्वारा किया जाता था और कर भुगतान की संयुक्त जिम्मेदारी पूरे गांव की होती थी। यानी अगर 100 लोग हैं, उनमें से अगर 10 लोग नहीं दें तो जो बाकी 90 लोग हैं उनको ज्यादा देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात है ग्रामीण ऋणग्रस्तता यानी रूरल डेप्टेड टेंडेंस टेंडेंस। ओके, सो इसका मतलब यह है, इसका कारण क्या था? भारी भरकम भू राजस्व की मांग, अकाल, फसलों के बार बार खराब होने पर भी छूट नहीं मिलना, स्थानीय पारंपरिक अदालतों के स्थान पर अंग्रेजों द्वारा लाई गई कठोर न्यायिक और ऋण प्रणाली। इसका परिणाम क्या हुआ? किसान साहूकारों मनी लेंडर्स के चंगुल में फंसते चले गए। साहूकारों ने कानूनी दांव से किसानों की जमीनें हड़प ली, जिसके परिणाम स्वरूप डेक्कन रॉयट्स यानी 1875 में जो दक्कन दंगे हुए थे, ऐसी जैसी किसान बगावतें हुई, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए सरकार को दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 1879 लाना पड़ा था। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री एंड ईस्ट एंड द ट्रेड एंड द हैंडीक्राफ्ट्स। कुटीर उद्योगों का विनाश, व्यापार और दस्तकारी। इसका कारण क्या था कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के बाद में वहां से मशीन निर्मित सस्ती वस्तुओं का भारत में आयात होने लगा और साथ ही भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा भारी निर्यात यानी एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगाना, इसका सबसे बड़ा कारण यह था। तो परिणाम ये हुआ, भारतीय सूती वस्त्र, रेशम, धातु और हस्तशिल्प उद्योग पूरी तरह से तबाह हो गए
और भारत जो कभी दुनिया भर में तैयार माल यानी फिनिश गुड्स का निर्यातक हुआ करता था, अब वे ब्रिटिश कारखानों के केवल कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और औद्योगिक वस्तुओं का केवल आयातक मात्र बनकर के रह गया। चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ आर्टिजन्स यानी दस्तकारों की बदलती सामाजिक आर्थिक स्थिति। इसका प्रभाव क्या था? हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के पतन के कारण लाखों बुनकर, जुलाहे और कारीगर बेरोजगार हो गए। और इनका विस्थापन होना शुरू हो गया, डीपेसेंटाइजेशन जिसको कहते हैं। रोजगार के अन्य साधन न होने के कारण इन बेरोजगार कारीगरों को मजबूरी में कृषि क्षेत्र की ओर लौटना पड़ा, जिससे पहले से ही बोझ से दबी हुई कृषि पर और ज्यादा दबाव बढ़ा और प्रचंड बेरोजगारी, डिसगाइज्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ा और बहुत ज्यादा बढ़ गया। मेजर मॉडर्न इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसकी शुरुआत काफी धीमी हुई। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय पूंजीपतियों और कुछ ब्रिटिश निवेश के साथ चुनिंदा उद्योगों की स्थापना हुई, जैसे कॉटन टेक्सटाइल, सूती वस्त्र उद्योग। पहला आधुनिक कारखाना 1854 में बंबई में काव कावसजी डाबर द्वारा स्थापित किया गया था। जूट उद्योग मुख्य रूप से बंगाल रिशरा में स्थापित हुआ और ब्रिटिश पूंजीपतियों के नियंत्रण में रहा। लोहा और इस्पात उद्योग आयरन एंड स्टील जमशेद टाटा द्वारा 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना साक्ची जमशेदपुर में की गई, जिसने भारतीय औद्योगिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। फैक्ट्री लॉज की बात करें, कारखाना अधिनियम, तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में आया था। इसका मुख्य उद्देश्य बाल श्रम को विनियमित करना था, जिसके तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम पर प्रतिबंध लगाया गया और कामकाजी घंटे सीमित किए गए। द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891, इसके तहत महिलाओं के लिए कार्य के घंटे 11 घंटे तय किए गए और महीने में 1 दिन के अवकाश का प्रावधान किया गया था। हालांकि ये फैक्चुअली ये मिलता नहीं था, बट हाँ ये कानून जरूर आया इस समय में। लेबर एंड ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स की बात करें तो शुरुआती प्रयास एन.एम. लोखंडे, जिन्होंने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 में भारतीय मजदूरों के अधिकारों के लिए शुरुआती आवाज उठाई थी। संगठन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद और रूसी क्रांति के प्रभाव से श्रमिक वर्ग संगठित हुआ और 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन यानी एटक की स्थापना हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय हुआ करते थे। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का परिणाम ये हुआ, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के कारण से भारत में पारंपरिक उद्योगों के व्यवस्थित पतन और उसके स्थान पर आधुनिक बड़े उद्योगों के पर्याप्त विकास न होने की प्रक्रिया को अनौद्योगिकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था ग्रामीण और भी ज्यादा कृषि प्रधान हो गई। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, मौद्रिक नीति, इसका जो नियंत्रण था वो ब्रिटिश सरकार ने भारत की मुद्रा और विनिमय दर को पूरी तरह से लंदन के हितों के अनुसार नियंत्रित किया। रुपए के मूल्य कृत्रिम रूप से इस प्रकार से तय किए गए जिससे ब्रिटेन के आयात निर्यात को अधिकतम लाभ मिले और भारत के हितों की उपेक्षा हो सके। फेमिन एंड एपिडेमिक्स की बात करें, अकाल और महामारियां, भयानक अकाल ब्रिटिश काल में बार बार में अकाल पड़े, जैसे 1876 से 78 का महान अकाल और 1943 का बंगाल का अकाल। औपनिवेशिक नीतियां, कृषि के व्यवसायीकरण और खाद्यान्न के बड़े पैमाने पर निर्यात का परिणाम थे। महामारियां, भूखमरी और कुपोषण के कारण से लोग हैजा, कोलेरा, प्लेग और मलेरिया जैसी बीमारियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो गए और करोड़ों लोगों की मौतें हुई। गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करें, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति का एकमात्र उद्देश्य मुक्त व्यापार यानी लेजर्स फेयर या फ्री ट्रेड के नाम पर ब्रिटेन के औद्योगिक हितों की रक्षा करना और भारत से अधिकाधिक राजस्व निचोड़कर साम्राज्य के प्रशासनिक और सैन्य खर्चों को चलाना था। इंडियन इकोनॉमिक हिस्टोरियंस की बात करें, इन विचारकों ने पहली बार वैज्ञानिक और संख्यात्मक आंकड़ों के आधार पर यह साबित किया कि ब्रिटिश शासन भारत की गरीबी और पिछड़ेपन का सबसे बड़ा और मूल कारण है।
ये इनका कंट्रीब्यूशन था। ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात करें या ड्रेन थ्योरी की बात करें, ये दादा भाई नौरोजी ने अपने किस्से में बताया था, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया भारत की राष्ट्रीय संपत्ति और धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिना किसी प्रतिफल यानी रिटर्न के लगातार ब्रिटेन की ओर बहता जा रहा था। अम, शामिल घटक की बात करें तो इसमें होम चार्जेस, लंदन में इंडिया ऑफिस का खर्च, ब्रिटिश सैनिकों की पेंशन, रेलवे पर दिया जाने वाला गारंटीशुदा ब्याज, अधिकारियों के वेतन और व्यापारिक मुनाफा भी शामिल हुआ करते थे। दादा भाई नौरोजी इनको गोल्ड ए ओल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी बहुत फेमस किताब लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1901 में उन्होंने ये किताब लिखी थी। इसमें एक और प्रसिद्ध लेख लिखा था, इकोनॉमिक ड्रेन बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। ये 1867 में उन्होंने लिखा था। इसके माध्यम से उन्होंने विधिवत रूप से ड्रेन थ्योरी को पूरी दुनिया के सामने रखा था। ये एक बहुत शानदार काम था। आर.सी. दत्ता की बात करें, रमेश चंद्र दत्त प्रसिद्ध इतिहासकार और प्रशासक थे। आर.सी. दत्त ने अपनी किताब इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो 2 खंड में पब्लिश हुई थी, 1901 में पहला खंड और 1903 में दूसरा खंड, उसमें उन्होंने 1757 से 20वीं सदी की शुरुआत तक की भारत में जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, आर्थिक नीतियाँ हैं, भू राजस्व प्रणालियाँ हैं, अकाल हैं, उन सबका अत्यंत विस्तृत और आलोचनात्मक विश्लेषण उन्होंने प्रस्तुत किया। इस तरह से ये चैप्टर पूरा होता है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो चैप्टर है वो चैप्टर 6 है। यूनिट 7 का चैप्टर नंबर 6 है ये। ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी एंड सोशल रिफॉर्म्स। ब्रिटिश शिक्षा नीति और सामाजिक सुधार। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ लेते हैं। प्राच्य बनाम आंग्ल विवाद। 1813 के चार्टर अधिनियम में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। इसके बाद में ये विवाद खड़ा हुआ कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, मीडियम क्या होना चाहिए। प्राच्य भाषाएं जैसे संस्कृत हो, फारसी हो, अरबी हो या फिर अंग्रेजी में शिक्षा होनी चाहिए। तो मैकाले का विवरण पत्र, मैकाले मिनट जो है वो 1835 में आता है और उन्होंने थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने अपनी रिपोर्ट में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा का पुरजोर समर्थन किया और उनका उद्देश्य एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो रंग और रूप से भारतीय हो, किंतु रुचि, विचार और नैतिकता और बुद्धि से पूरी तरह से अंग्रेज हो, यानी ब्राउन साहिब्स। वुड का डिस्पैच 1854, चार्ल्स वुड का डिस्पैच, इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके तहत प्राथमिक शिक्षा का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा और उच्च स्तर पर अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को माध्यम बनाने और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने और लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। हंटर कमीशन 1882 से 83 के बीच में ये भारत में आया था। इसने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और स्थानीय निकायों यानी लोकल बॉडीज को इसकी जिम्मेदारी सौंपने पर पुरजोर जोर दिया था। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन की बात करें, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। पहले पॉजिटिव प्रभाव की बात कर लेते हैं। सकारात्मक प्रभाव, आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्कवाद, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद के विचारों का प्रसार हुआ। राजा राम मोहन राय और एम के गांधी, तिलक और नेहरू जैसे आधुनिक नेतृत्व इसी शिक्षा के देन थे। अब इसके नकारात्मक प्रभाव की बात करें, पारंपरिक भारतीय कुटीर उद्योगों और शास्त्रीय शिक्षा का पतन हुआ। अत्यधिक जोर क्लर्की यानी क्लेरिकल मेंटेलिटी के ऊपर था। इसने एक नया शिक्षित अभिजात वर्ग पैदा किया जो आम जनता से पूरी तरह से कट गया था और केवल या तो बेरोजगार रहता या केवल एक क्लेरिकल जॉब के रूप में काम कर रहा होता था। नेक्स्ट बात करते हैं रिफॉर्म्स एंड देयर कंट्रीब्यूटर्स, सुधारक और उनके योगदान करता। सबसे पहले बात करेंगे राजा राम मोहन राय की। उपाधि और परिचय की बात करें, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, फादर ऑफ इंडियन रेनेसां भी कहा जाता है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। सती प्रथा के घोर विरोधी थे। इनके अथक प्रयासों से विलियम बेटिंग ने 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा को पूरी तरह से अवैध घोषित किया। ये 17 है, ठीक है, अवैध घोषित किया। इसके अलावा मूर्ति पूजा, बहु विवाह, जाति प्रथा और प्रदा प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया था। नेक्स्ट बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में।
1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास का प्रसिद्ध नारा दिया। इन्होंने पाखंड, मूर्ति पूजा, बाल विवाह और जन्म आधारित जाति व्यवस्था का खंडन किया और उन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया ताकि उन हिंदुओं को वापस घर वापसी किया जा सके जिनको या तो जबरन या फिर धोखे से अन्य धर्म अपना लिया था। स्वामी विवेकानंद जी गुरुदेव के शिष्य भी थे ये। गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे ये। इनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। 1893 में शिकागो में अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में इनका एक बहुत फेमस ऐतिहासिक भाषण था, जिसमें उन्होंने भारतीय दर्शन और वेदांत को पूरी दुनिया में फैलाया और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की। इनका मुख्य संदेश था कि मानव की सेवा ही ईश्वर की यानी माधव की सेवा है। धार्मिक संकीर्णता से ऊपर उठ करके उन्होंने राष्ट्र निर्माण के ऊपर जोर दिया। और एक बहुत ज़रूरी बात कि भारत में जितने जो नेशनलिस्ट लोग हैं, आप देखेंगे वो स्वामी विवेकानंद को ज़रूर अपने जीवन से जोड़ करके देखते हैं। तो स्वामी विवेकानंद के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए भारत में जो है राष्ट्रीय युवा दिवस भी जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। वो मेमोरी ऑफ श्री विवेकानंद जी के उसमें मनाया जाता है। सर सैयद अहमद खान मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रसार के लिए इन्होंने काम किया। 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मद मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज MAO कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। हालांकि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में ये ब्रिटिश खुशामदीद रहे और दो राष्ट्र सिद्धांत जैसी प्रवृत्तियों को भी इन्होंने बढ़ावा दिया था। अब हम बात करते हैं एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल HS ओकल्ट ने 1875 में अमेरिका में की थी, जिसका मुख्यालय बाद में मद्रास के अडेयार में बनाया गया था। एनी बेसेंट के योगदान की बात करें, ये आयरिश मूल की महिला थी जो भारत आई थी। इन्होंने प्राचीन हिंदू धर्म और दर्शन की प्रशंसा की। हिंदू कॉलेज बनारस की स्थापना में इन्होंने अपना सहयोग दिया और 1916 के होम रूल आंदोलन चला करके इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना योगदान दिया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, इन्हें महामना कहा जाता है। इनका योगदान है भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। हिंदी पत्रकारिता और शिक्षा के ये प्रबल समर्थक थे। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की स्थापना में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। ये हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्यों में से भी एक थे और 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। ज्योतिबा फुले या ज्योतिराव फुले एंड सावित्रीबाई फुले ऑल्सो। महाराष्ट्र में दलित, शोषित बहुजन समाज के उत्थान के लिए इन्होंने आजीवन संघर्ष किया। 1873 में सत्यशोधक समाज सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रुथ की स्थापना इन्होंने की। महिला शिक्षा, सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। इस दंपति ने 1848 में पुणे महाराष्ट्र में देश का पहला बालिकाओं के लिए स्कूल खोला और छुआछूत तथा ब्राह्मण वर्चस्व के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया। रोंडो केशव कर्वे, महर्षि कर्वे भी इनको कहा जाता है। इनका योगदान है महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य इन्होंने किया। इन्होंने खुद एक विधवा से विवाह किया और 1916 में भारत के पहले महिला विश्वविद्यालय SNDT वुमेन कॉलेज की स्थापना की। समाज सेवा के लिए इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। सोशल रिफॉर्म्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन्स की बात कर लेते हैं, सामाजिक सुधार और महिलाओं की स्थिति। सोशल रिफॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की स्थिति, छुआछूत का अंत और जातिगत असमानताओं और रूढ़ियों का विरोध करना था। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, MG रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे जैसे सुधारकों ने समाज की इन कुरीतियों के खिलाफ कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्टेटस ऑफ वुमेन की बात करें तो औपनिवेशिक काल में पहले महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय हुआ करती थी। बाल विवाह, बहुविवाह, प्रदा प्रथा, सती प्रथा और विधवाओं की दुर्दशा समाज का अंग हुआ करती थी। शिक्षा के प्रसार और सुधारकों के प्रयासों से महिलाओं में चेतना जगी और उन्होंने सार्वजनिक जीवन में भाग लेना शुरू किया। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, भारत महिला परिषद,
1904 में महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए गठित एक प्रमुख मंच है, फोरम है। महिला सेवा संघ या महिला भारत संघ भी इसको कहा गया है। WIA 1917 में एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स और जिमी टाटा के द्वारा ये स्थापित था। इन्होंने महिलाओं के मताधिकार के लिए बहुत जोरदार मांग उठाई थी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस AIWC 1927 महिलाओं और बच्चों की शिक्षा व सुधार के लिए सबसे बड़े राष्ट्रीय संगठन। प्रथम अध्यक्ष कमला देवी चट्टोपाध्याय और महारानी क्षेमनाबाई। ब्रिटिश लॉज रिलेटेड टू वुमेन की बात करें, महिलाओं से संबंधित ब्रिटिश कानून की, तो सती निषेध कानून 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा कानूनी रूप से प्रतिबंधित की गई थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विडो रीमेरीज एक्ट 1856 ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी के काल में यह पारित हुआ, जिससे विधवाओं का पुनर्विवाह वैध हुआ। नेटिव मैरिज एक्ट या सिविल मैरिज एक्ट 1872 बाल विवाह पर रोक लगाने और अंतरजातीय विवाह को कानूनी मान्यता देने का ये प्रयास था। सम्मति आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पारसी समाज के सुधारक BM मालाबारी के प्रयासों से यह पारित हुआ, जिसके तहत सहवास के लिए लड़कियों की आयु सीमा को 11 से बढ़ाकर 10 से बढ़ा करके 12 वर्ष कर दिया गया था। शारदा एक्ट, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 हरविलास शारदा के अथक प्रयासों से पारित, जिसके तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसी के साथ में ये चैप्टर पूरा होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा यूनिट 7 मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के हिस्ट्री सब्जेक्ट में यूनिट 7 का चैप्टर नंबर 7, और वैसे भी ये इसका अंतिम चैप्टर भी है। भारतीय प्रेस का विकास, स्टेटस ऑफ प्रेस बिफोर 1857। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1857 से पहले प्रेस की क्या स्थिति थी। प्रथम समाचार पत्र भारत में पहला प्रथम समाचार पत्र ऑगस्टस हिक्की द्वारा 1780 ईस्वी में शुरू किया गया था, जिसका नाम था द बंगाल गजट, ये या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, ये इसका दूसरा नाम था। इसे कंपनी सरकार की आलोचना करने के कारण से जब्त कर लिया गया था। सेंसरशिप अधिनियम, ये 1799 में लागू हुआ था। सेंसरशिप अधिनियम, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट। लॉर्ड वेलेजली ने फ्रांसीसी आक्रमण के भय से सभी समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप यानी प्री सेंसरशिप लागू कर दी, जिसके तहत अखबार में कुछ भी छापने से पहले सरकार को दिखाना अनिवार्य था। लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823, जॉन एडम्स एक्ट भी इसको कहा जाता है। इसके तहत प्रेस शुरू करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा शिकार राजा राममोहन राय की फारसी अखबार मिरातुल अखबार हुआ, जिसे अपनी स्वतंत्रता समाप्त होने के विरोध में बंद करना पड़ा। चार्ल्स मेटाकाफ का प्रेस एक्ट यानी 1835 का अधिनियम, जो चार्ल्स मेटाकाफ के टाइमिंग में आया था, इसको चार्ल्स मेटाकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी कहा जाता है। 1823 के कठोर लाइसेंसिंग नियमों को इन्होंने रद्द किया था और प्रेस की स्वतंत्रता मिली। लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857, लाइसेंसिंग अधिनियम 1857। तो 1857 के महान विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सरकार के खिलाफ फैल रही सूचनाओं और असंतोष को दबाने के लिए आपातकालीन उपाय के रूप में यह अधिनियम लाया गया था। प्रावधान की बात करें तो इसके तहत सरकार को यह अधिकार मिल गया कि बिना किसी को कारण बताए किसी भी प्रिंटिंग प्रेस या समाचार पत्र के प्रकाशन और उसके उपयोग पर प्रतिबंध यानी लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, देशी भाषा प्रेस अधिनियम भी इसको कहा जाता है। उपाधि या उपनाम की बात करें, इसको गेगिंग एक्ट कहा गया कि मुंह बंद करने वाला कानून है ये, इस रूप में इसको कहा जाता है। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ये 1878 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य था मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं, देशी भाषाओं के समाचार पत्रों द्वारा ब्रिटिश नीतियों की हो रही तीखी आलोचना और राष्ट्रवाद के प्रसार को रोकना था, विशेष रूप से सोम प्रकाश जैसे अखबारों के खिलाफ।
विशेष प्रावधान की बात करें, इसके तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया था कि वे किसी भी देशी अखबार भाषा के अखबार से बॉन्ड यानी मुचलकवा भरवा सकता है। वे सरकार विरोधी सामग्री नहीं छापेगा। यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसकी प्रेस जब्त की जा सकती थी और अपील का कोई भी अधिकार नहीं था। इस कानून से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात इनको अंग्रेजी भाषा में छापनी पड़ गई थी। निरस्तीकरण 1882 लॉर्ड रिपन ने इस कुख्यात और दमनकारी कानून को पूरी तरह से रद्द कर दिया। वेरियस प्रेस एक्ट की बात करें, प्रमुख प्रेस अधिनियमों की भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908 इंडियन न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस एक्ट, उग्रवादी राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी गतिविधियों की उभार को दबाने के लिए ये एक्ट लाया गया था। इसके तहत मजिस्ट्रेट को ऐसी सामग्री जब्त करने का अधिकार दिया गया था जो हिंसा या हत्या को प्रेरित करती हो। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 प्रेस एक्ट 1910, इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की कठोर बातें वापस ला दी। इसके तहत प्रकाशकों से भारी सुरक्षा राशि यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराने को कहा जाता था, जिसे सरकार आपत्तिजनक लेख छापने पर जब्त कर सकती थी। इस कानून के तहत 1000 से अधिक अखबारों को दंडित किया गया था। प्रेस जांच समिति 1921 प्रेस इंक्वायरी कमेटी तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में गठित इस समिति की सिफारिश पर 1910 और 1908 के दमनकारी प्रेस अधिनियम को 1922 में निरस्त कर दिया गया था। भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियां अधिनियम 1931 इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के समय में प्रेस की आवाज को कुचलने के लिए इसको पुनः लाया गया था। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख समाचार पत्र और उनके संस्थापक और संपादकों के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम द बंगाल गजट। द बंगाल गजट 1780 अंग्रेजी भाषा में। जेम्स ऑगस्टस हिकी ने इसको शुरू किया और ये इसके एडिटर थे। भारत का पहला समाचार पत्र। संवाद कौमुदी 1821 बंगाली भाषा में, राजा राम मोहन राय द्वारा, और सामाजिक सुधार और सती प्रथा के विरोध के मुखपत्र के रूप में। मिरातुल अखबार 1822 में फारसी भाषा में, राजा राम मोहन राय द्वारा, फारसी भाषा का पहला प्रमुख सुधारवादी पत्र। बॉम्बे दर्पण 1832 में मराठी भाषा में, बाल शास्त्री जंभेकर के द्वारा, और महाराष्ट्र में पत्रकारिता के जनक का प्रयास। सोम प्रकाश 1859 में बंगाली भाषा में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा, नील आंदोलन का समर्थन करने वाला प्रमुख पत्र था। अमृत बाजार पत्रिका बंगाली, बाद में यह अंग्रेजी में बन गया था। यह 1868 में आई शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात इसको अंग्रेजी में बदलना पड़ गया। द हिंदू 1878 में अंग्रेजी भाषा में जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा दक्षिण भारत से प्रकाशित होने वाला प्रमुख राष्ट्रवादी पत्र हुआ करता था। उस समय में तो ये बहुत ही राष्ट्रवादी था, अभी का तो कहना मुश्किल है। 1881 में केसरी मराठी भाषा में, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, उग्रवादी राष्ट्रवाद का मुखपत्र और जन जागृति का माध्यम बना। मराठा 1881 में अंग्रेजी भाषा में, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, मराठा राजनीतिक और वैचारिक चेतना का पत्र था। सुधारक नाम का अखबार आता था। अंग्रेजी और मराठी दोनों भाषाओं में गोपाल गणेश आगरकर के द्वारा सामाजिक सुधारों और रूढ़िवादिता का कड़ा विरोध। युगांतर और संध्या पत्रिकाएं आती थी। बंगाली भाषा में क्रांतिकारी समूह और ब्रह्म उपाध्याय के द्वारा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार। इंडिपेंडेंट ये अंग्रेजी में आता था। मोतीलाल नेहरू के द्वारा राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का प्रसार। हरिजन एंड यंग इंडिया, हरिजन अंग्रेजी में आती थी और यंग इंडिया अंग्रेजी में आती थी, हरिजन गुजराती में था। एम के गांधी के द्वारा गांधीवादी विचारों, अहिंसा और समाज सुधार का संदेश देने के लिए। अल हिलाल अबुल कलाम आजाद के द्वारा उर्दू भाषा में और मुस्लिम समाज में राजनीतिक चेतना और राष्ट्रवाद का प्रसार करने के लिए। इसके साथ में यूनिट 7 का जो रिवीजन है ये पूर्ण होता है। हालांकि ये पूरा सिलेबस को हमने कोशिश किया कि हम फास्ट तरीके से कवर करें और
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तैयारी लास्ट मिनट प्रिपरेशन के रूप में आपको थोड़ा हेल्प करेगा। लेकिन जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनको तो कुछ भी हेल्प नहीं करेगा। तो उन लोगों को लो तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो लेकिन हाँ, जो लोगों ने तैयारी की है या पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम से जुड़े रहना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम कुछ नहीं पढ़ रहे होते हैं, तो अध्ययन से जुड़ी हुई चीज़ों से भी हमें रिलेटेड रहना चाहिए। नहीं तो जो है वो तैयारी रुक जाती है। तो अभी मुझे अनुमति दीजिए, जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।